अब बच्चों का BCOS 184 ई कॉमर्स का पेपर होने वाला है। काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किया, टेलीग्राम पे भी बोला सर इसका पेपर बनाइए। ठीक है, तो मैं इसका पेपर बना रहा हूँ। साथ के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ई कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी थ्योरी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, नो डाउट। आप अगर इसमें थ्योरी अच्छे से लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो, अदरवाइज आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसमें मार्किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली की जाती है। तो मैं इसके ऊपर आपको, पहले तो ये क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर सारे क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस हैं जो लास्ट 3 इयर्स में आए थे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे क्वेश्चन ये दिए हुए हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो मर्ज कर दिए गए हैं। 9 क्वेश्चन आते हैं तो 8 क्वेश्चन है, इसका मतलब रिपीटेड, कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीटेड है जो नेक्स्ट पेपर में होगा। सेम ऐसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड है। अब बात ये आती है, सर ये क्वेश्चन तो ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को कर लीजिए आप, और अच्छे से आपको कह रहा हूँ मैं, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 5 से मैक्स 6 भी हो जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, और एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आप सभी को कि मैंने इस पेपर को ध्यान में रखते हुए सारे सेट का पूरा एक कंप्लीट क्लास रख रखी है, जिसके अंदर सारे क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और समझा रखा है। नो डाउट आप अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा वीडियो देखने का फ़ायदा ये है कि आपको इस पूरी वीडियो के अंदर, अभी मैं और क्लासेस जो स्टार्ट कर रहा हूँ, जो ये 1 बाय 1 सेट है, ठीक है, ये 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। एक तो इसमें क्वेश्चन होगा, एक सेट ए कर दूंगा। ठीक है, जो आपको ऑलमोस्ट कहीं हद तक 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में कंप्लीट कर देगा, और आपको कुछ नहीं, बस देखना है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे आपको एग्जाम में ये अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम टॉपिक स्टार्ट करें। देखिए, ये आपके पास पूरा कंप्लीट नोट्स आ चुका है, हैंड रिटन नोट्स है, नो डाउट, और इतना सिंपल नोट्स है जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस नोट्स को मैं देने के लिए पहले आपको सब्सक्राइब करना और उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली टेलीग्राम में मैं इसको शेयर नहीं करूंगा। टेलीग्राम में सिर्फ और सिर्फ PYQ जो क्वेश्चन है वो शेयर होंगे, लेकिन ये सॉल्यूशन शेयर नहीं होंगे। ये सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम में मुझे पर्सनली मैसेज करना और स्क्रीनशॉट भेजना कि आपने सब्सक्राइब किया है। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करने पे। ठीक है, चलिए, और दूसरा आप कमेंट करोगे पार्ट 2 के लिए, जिसके अंदर मैं सेट बी का सोल्यूशन और भी पार्ट B2 लेकर आऊंगा। पार्ट 2 में सारे क्वेश्चनों के आंसर्स होंगे। ठीक है, ये सारे PYQ भी हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कंफर्म आता है। डिस्कस द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड ऑफ ई कॉमर्स। इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि अलग अलग तरह के कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होते हैं। हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होते हैं जो ई कॉमर्स के थ्रू होते हैं पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शन देखे जाए तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि ट्रांजैक्शन कब होते हैं? जब हम कोई चीज परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, किसी एक पार्टी से कोई चीज आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसके बदले में आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता कब है। देखिए, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन मींस बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग। ये क्या कहना चाह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन क्या होता है? बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज और इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेनली द इंटरनेट। देखो, सीधी सी बात कह रहा है कि आप इंटरनेट पे क्या देखते हो? इंटरनेट पे आपको दिखाई देता है, इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी चीज बेच रहे हो, कोई भी चीज सेल कर रहे हो। ठीक है, सर्विस हो या गुड्स हो, कुछ भी हो, अगर आप सेल कर रहे हो तो वो सारे क्या होते हैं आपके उसके बदले में पेमेंट होती है। ठीक है, पेमेंट आती भी है, जाती भी है, इसी को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस कहते हैं। In e-commerce, different peoples are organizing, taking part in the transaction depending on who is involved. Electronic transactions are divided into different model.
These models have been made business faster, easier, and more convenient. E-commerce is a part of e-business and include commercial buying and selling activity done electronically. कहने का मतलब ये सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है कि जब हम ई ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसमें एक ये ई कॉमर्स का पार्ट होता है। जैसे कि ई कॉमर्स का पार्ट क्या होता है, ई बिजनेस जो होता है वो ई कॉमर्स का पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जैसे कहते हैं। कहने का मतलब जो हम इंटरनेट पे जो भी बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेट पे जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो सारी की सारी क्या क्या होती है, ई कॉमर्स कहलाती है, वो ई कॉमर्स का पार्ट होती है। तो इसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। जैसे कि पहला मॉडल, मेनली 6 ही होते हैं। इन 6 में से आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है या सीधा ये क्वेश्चन पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के दे रहा हूं बेटा। 20 नंबर आपके यहीं से पूरे हो जाएंगे, 20 नंबर यहां से होने वाले हैं पूरे। चलिए देखते हैं सबसे पहले मेन मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। बहुत सिंपल तरीके से बता दूं, बहुत अच्छे नोट्स है, बहुत इजी लैंग्वेज में बनाए गए। देखिए इन दी B2B मॉडल, B2B मॉडल जो होता है वो क्या कहता है, वन बिजनेस सेल गुड्स और सर्विस टू अनदर बिजनेस। मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं। B2B का मतलब होता है जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कोई चीज बेच रहा होता है, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो गुड्स हो। तो एक बिजनेस टू बिजनेस किसी चीज को सेल किया जाता है, गुड्स और सर्विस, तो उसे B2B कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो एक बिजनेस क्या है, जैसे कि मान लो मेरा एक बिजनेस है पार्ले जी का बिस्किट बनाना, लेकिन पार्ले जी की बिस्किट बनाने के लिए मशीन चाहिए होगी। तो मशीन मैं किसी और बिजनेस से परचेज करता हूं, जो इस बिजनेस का काम है मशीन को मैन्युफैक्चरिंग करना। तो जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कर रही है मशीन को, वो भी तो एक बिजनेस है। तो उस बिजनेस से मैंने अपने बिजनेस के लिए सामान खरीदा, तो इसे B2B मॉडल कहते हैं। In the B2B model, one business sell goods or service to another business. This is one of the most important models of e-commerce. It usually involves bulk order, long-term contracts, and large transaction. Business use this model to buy raw material, office supplies, software, and other service. सॉफ्टवेयर भी होते हैं, रॉ मटेरियल भी होते हैं। रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली भी तो कोई ना कोई फैक्ट्री होती है। देखो साथ साथ लिखा मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइंग मशीन पार्ट्स ऑफ ए फैक्ट्री, और अलीबाबा कनेक्टिंग होलसेलर एंड रिटेलर। कई बार हम एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से होलसेल में सामान उठा के आगे कंज्यूमर को बेचता है, ये भी B2B में इंक्लूड किया गया। आगे देखते हैं B2C। अगर मैं B2C की बात करूं बेटा, B2C का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, जहां पे एक बिजनेस सीधा कंज्यूमर तक चीजों को पहुंचा रहा है। अगर कोई बिजनेस कंज्यूमर तक चीजों को पहुंचा रहा है, यानी कहने का मतलब ये है एक बिजनेस क्या कर रहा है, सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू द फाइनल कस्टमर, जो फाइनली यूज करने वाले उन लोगों तक पहुंचाने जा रहा है। ठीक है, मोस्टली देखा जा रहा है, मेनली कॉमन है ये मॉडल जो होता है, ये कॉमन होता है आजकल हर जगह देखा जा रहा है। बिजनेस क्या कर रहा है, चीजों को बेच रहा है कंज्यूमर तक। छोटी मोटी दुकान है, वो बिजनेस खोल के बैठी हुई, वो बिजनेस ही काउंट की जाती है। तो चीजों को कंज्यूमर तक बेचती है, रेस्टोरेंट हो गया या छोटे मोटी जितनी भी दुकान वाले, ये सारे बिजनेस ही तो है। इनसे डायरेक्टली हम चीजों को खरीदते हैं और यूज करते हैं। ठीक है, तो सीधा सा बात है। लेकिन बात ये थी वो ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन में क्या होता है, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या मिंत्रा हो गया, यहां से हम चीजों को परचेज करते हैं, तो ये बिजनेस है और हम क्या है, कंज्यूमर। तो B2C हो जाता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। ये हमारा टाइम सेव करता है, हमें आने जाने की दिक्कत नहीं है, घर बैठे बैठे ऑर्डर कर रहे होते हैं। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे ये मेरा सब्जेक्ट ना बड़ा फेवरेट है, क्योंकि ना मैं कॉलेज में भी IB कॉलेज में यही सब्जेक्ट को टीच करता हूँ। बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ना सही बताओ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आता है। थ्योरी, इसकी थ्योरी नो डाउट थोड़ा सा टेक्निकल होती है, बट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। चलिए देखते हैं आगे। C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अरे सर क्या बात करें, कंज्यूमर टू कंज्यूमर चीज़ों को कैसे बेच सकता है? एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सामान कैसे बेचेगा? अरे भाई सुन ले मेरी बात। कंज्यूमर टू कंज्यूमर देखा है आपने? OLX देखा है? OLX देखा होगा, क्विकर देखा होगा, eBay देखा होगा। कहते हैं पुराना है तो बेच दे, पुराना माल बेच दे। जो पुराना माल होने पर दूसरे कंज्यूमर को बेचते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ऑनलाइन जैसे कि OLX देखते हो, हाँ सबने देखा हुआ। OLX पे क्या होता है, OLX पे मैंने की कार खरीदी, मेरी कार पुरानी हो गई है, मैं बेचना चाहता हूँ, दूसरा बंदा वो भी कार खरीदना चाहता है। मैं भी एक कंज्यूमर हूँ जिसने कार खरीदी है और यूज करने के बाद बेच रहा हूँ, और जो खरीद रहा है वो भी एक कंज्यूमर है। तो इसे कहते हैं कंज्यूमर टू
consumer. In the consumer to consumer model, one consumer sell goods or service directly to another consumer through an online platform. Here the website or app act as a link between the two consumer. This model is useful selling old used second hand item. It also help people earn money by reselling product. जो पुरानी चीजें हैं उसको हम बेच रहे होते हैं, बेसिकली यही देखा जाता है। ओलेक्स हो गया, ईबे हो गया, या क्विकर हो गया, ठीक है, ये सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कंज्यूमर टू बिजनेस। अरे सर, कंज्यूमर टू बिजनेस, क्या ऐसा भी होता है कि एक कंज्यूमर जो है वो बिजनेस को बेच रहा है सामान? अरे हाँ भाई, बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं वो अपना प्रोजेक्ट देते हैं हम जैसे फ्रीलांसर को। जैसे हमारे पास कोई काम नहीं है तो हमने क्या किया, फाइवर पे, अपवर्क पे, देखते हो ना आजकल फ्रीलांसिंग ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो जो फ्रीलांसिंग घर बैठे बैठे काम कर रहे होते हैं कंपनी के लिए, बड़े बड़े बिजनेस के लिए, जो बिजनेस से पैसा लेते हैं और उनके बदले में उनसे काम करते हैं, तो ये होते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस। तो बिजनेस के लिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो ये C2B में काउंट किया जाता है। इन दी C2B मॉडल एन इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑफर प्रोडक्ट्स और सर्विस टू अ बिजनेस। दिस इज द अपोजिट ऑफ द नॉर्मल बिजनेस मॉडल. It is commonly seen in freelancing, online content creation, photography, designing, and consulting work. A business pays the consumer for the service provided. जो कंज्यूमर सर्विस दे रहा है ना, उसके बदले में बिजनेस उनको कुछ पैसा भी देता है, जैसे कि फ्रीलांसर हो गया, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, ये सारी चीजें हो गई। चलिए आप चलते हैं हम आगे। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। अरे भाई, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, अरे आप लोग आधार कार्ड बनवाते हो, पैन कार्ड बनवाते हो, इनकम टैक्स भरते हो? हाँ जी हाँ। तो क्या गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है? यस, लेती है। तो गवर्नमेंट जब कंज्यूमर से पैसा लेती है ना इन चीजों के लिए, इसे G2C बोलते हैं। इन द G2C मॉडल द गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विस डायरेक्टली टू द सिटीजन थ्रू ऑनलाइन सिस्टम. This model makes public service more accessible and faster. People can pay bill, apply for documents and use government service without visiting office repeatedly. आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाने के लिए आपको ऑफिस थोड़ी जाना है, घर बैठे बैठे अप्लाई कर दो ऑनलाइन। इनकम टैक्स ऑनलाइन अप्लाई कर दो, सारा कुछ ऑनलाइन पे कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, सब कुछ घर बैठे बैठे कर रहे हो। तो ये कहलाता है G2C। आगे आता है G2B। अरे भैया, बिजनेस है तो गवर्नमेंट टू बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट पे उसको टैक्स देना होता है। टैक्स देने के लिए वो गवर्नमेंट ऑफिस के लाइन नहीं लगाएगा, ऑनलाइन जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल पे अपना टैक्स पे कर देगा। इसे कहते हैं G2B। तो इन द G2B मॉडल द गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विस एंड इंफॉर्मेशन टू द बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक. दिस मॉडल इज यूज टू बिजनेस रजिस्ट्रेशन. हाँ, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन भी एक काम है जो बिजनेस करवाता है ऑनलाइन और टैक्स पेमेंट करता है, लाइसेंसिंग होता है, टेंडर सबमिशन, इन सब चीज़ों के लिए पेपर वर्क, सम सेव टाइम्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा काम क्या होता है, हमारा पेपर वर्क भी बनाता है, टाइम भी सेव करता है, साथ के साथ हमें वहाँ पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ऑनलाइन कंपनी रजिस्ट्रेशन, ई टेंडरिंग बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाके ये हमारा पूरा क्वेश्चन कवर होता है। 6 पॉइंट है, 6 के 6 पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है स्टेप्स ऑफ SDLC साइकिल फॉर डिजाइनिंग ई कॉमर्स सॉल्यूशन। देखिए, SDLC का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके बारे में हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग ई कॉमर्स सॉल्यूशन। तो जैसा मैंने कहा कि ना, हर कोई इंसान ना जो ई कॉमर्स कर रहा है उसको अपने सॉफ्टवेयर पे वर्क करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हो तो उस सामान को खरीदने के लिए कोई ना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो या उसकी वेबसाइट पे जाके उस चीज़ को बुक करते हो। तो वही सारी चीज़ें जो होती है, वो सॉफ्टवेयर बनाना, उस सॉफ्टवेयर पे जो काम होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर आती है। एक लाइफ साइकिल का मतलब है कैसे सॉफ्टवेयर बनता है और कैसे उस सॉफ्टवेयर पे प्लानिंग की जाती है, कैसे उस सॉफ्टवेयर को एनालाइज किया जाता है, कैसे उस सॉफ्टवेयर पे लोग बुकिंग करते हैं। ये सारी बातें जो है वो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो आता है, द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज्ड टू बिल्ड सॉफ्टवेयर इन एन organized वे इन ई कॉमर्स. इट हेल्प क्रिएट वेबसाइट और ऐप दैट इज सिक्योर, यूजफुल एंड ईजी टू यूज. अगर कोई भी इंसान किसी चीज़ को बुक करना चाहता है तो ईजिली यूज़ करना चाहता है तो उसके लिए वेबसाइट और ऐप का
वो लेता है, ठीक है, ऐप की हेल्प लेता है। तो ये हमें सब चीज़ें बनानी पड़ती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो हमारा STL से डिज़ाइन करते हैं, इसमें पहला स्टेप जो होता है, वो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये होता है कि हम कोई भी एप्लीकेशन जो बना रहे हो तो उसके बारे में प्लानिंग करना। तो प्लानिंग ये करना कि भाई हम जो एप्लीकेशन बनाएंगे उस एप्लीकेशन के अंदर क्या चीज़ बेचनी है हमको, ठीक है। मान लो कस्टमर को हमने क्या चीज़ बेचनी है, लेट सपोज हमारा काम है फर्नीचर। तो ऑब्वियस सी बात है उस एप्लीकेशन के अंदर फर्नीचर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रखी जाएगी। अब हम उसमें ये भी देखेंगे कि फर्नीचर को खरीदने वाले लोग को कितने हैं। फर्नीचर में भी कई आइटम होते हैं, तो कई आइटमों कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेल किए जाते हैं, जैसे कि चेयर्स। तो हम देखेंगे कस्टमर को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो क्या पसंद है उसका बजट बनाएंगे, उसका टाइम देखेंगे किस टाइम पे वो चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। तो प्लानिंग सबसे पहले आता है। प्लानिंग इन दिस स्टेज द गोल ऑफ ई कॉमर्स सिस्टम इज डिसाइडेड द बिजनेस चेक व्हाट विल बी सोल्ड, हु द कस्टमर्स आर द बजट एंड द टाइम नीडेड। किस टाइम के समय में उनको वो सामान चाहिए होता है, उनका क्या बजट है, कस्टमर को क्या चाहिए, आप क्या बेचना चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें प्लानिंग में आती है। फिर आता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ये होता है हमें ये देखना कि जो हमारे कस्टमर हैं वो लॉगिन कर रहे हैं, प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, कार्ड पेमेंट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को एनालाइज करना, कितने ज़्यादा कर रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा चीज़ वो किया जा रहा है, ये चीज़ें एनालाइज की जाती है। आगे देखिए डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? डिज़ाइन का मतलब सिंपल सी बात है भाई, सीधी सी बात है। डिज़ाइन का मतलब होता है हम कोई भी वेबसाइट एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे, जैसे कि उसका पेज लेआउट कैसा होगा, उसका डेटाबेस कैसा होगा, सिक्योरिटी कैसे होगी, यूज़र इंटरफेरेंस कैसा होगा। डिज़ाइन शुड भी सिंपल और अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो इसे देख के लोग वहाँ पे उसकी ओर खींचे चले आए। फिर आता है डेवलपमेंट है, बहुत जरूरी। डेवलपमेंट का मतलब है हम कोई भी वेबसाइट बना रहे, कोई भी एप्लीकेशन बना रहे, तो उसको हम डेवलप करेंगे कोड के जरिए, ना कि एआई के जरिए। एआई के जरिए करेंगे तो उसके अंदर कंप्लीट फीचर्स नहीं होंगे, लेकिन कोड के जरिए एक एक फीचर्स उसके अंदर डाला जाएगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन का, प्रोडक्ट डिस्प्ले का, चेकआउट का, पेमेंट का, गेटवे का, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड की जाती है कोड के जरिए, जो कि एक प्रॉपर फॉर्म में की जाती है। फिर आता है टेस्टिंग। जैसे कि आज के टाइम में कहते हैं एआई तो बहुत वो है, लेकिन एआई हर चीज़ में ठीक नहीं होता। एआई आपको कंप्लीट एप्लीकेशन वेबसाइट बना के नहीं दे सकता, उसके लिए आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। इसलिए वेबसाइट वाले जो वेबसाइट मेकर होते हैं वो चार्ज करते हैं आपसे। वैसे तो फ्री में आप वेबसाइट बना सकते हैं एआई के थ्रू, लेकिन वो सफिशेंट नहीं होती है। अब दूसरी बात होती है, और सेफ भी नहीं होती है, टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब क्या है? हमें टेस्ट करना कि हमारे जो वेबसाइट है उस पे जो कुछ एरर्स आते हैं, बग्स आते हैं, तो उसको चेक करते रहना। साथ के साथ आपको ये देखना कि सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वेबसाइट वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें भी हम वहाँ पे देखते हैं। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? डिप्लॉयमेंट का मतलब है सब कुछ कर लिया भाई, ये सब चीज़ें होगी। पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है प्लानिंग करना, फिर एनालाइज करना, फिर डिज़ाइन करना, फिर डेवलपमेंट करना, फिर टेस्टिंग करना कि हमारा काम, जैसे होता नहीं, कोई चीज़ हमने बना दी, प्लानिंग कर रहे हैं बनाने के लिए, और बनाने से पहले हम एनालाइज कर देते हैं ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसको हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, अब उसको बना रहे हैं। अब जब बना दिया है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं, उसे डेवलपमेंट कहते हैं। और जब सब कुछ हो जाता है उसे टेस्ट कर लिया जाता है, और टेस्ट करने के बाद फाइनली अब उसको लॉन्च किया जा रहा है। लॉन्च करने का मतलब आफ्टर टेस्टिंग द सिस्टम आर लॉन्च फॉर यूजर। जैसे होता नहीं है कि प्लानिंग करना, यार हम तो ये सामान बनाएंगे, और फिर प्लानिंग करने के बाद एनालाइज भी कर लेते हैं, अगर ये सामान बनाते हैं तो हो सकता है ये कस्टमर इतना खरीदे और ना भी खरीदे। और फिर उसके बाद उसके हिसाब से हम उसे डिज़ाइन कर देते हैं, बना देते हैं। अब बनाने के बाद उसमें कुछ फीचर्स अलग से ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद उसको टेस्ट करके देखते हैं कामयाब होगा कि नहीं होगा। फिर फाइनली जब वो सबको सक्सेस हो जाता है तो उसे उठा के हम क्या करते हैं, लॉन्च कर देते हैं। अब लॉन्च करने के बाद हमारा काम क्या होगा? अब ये प्रॉपर वे में चलती रहे तो इसको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने के लिए प्रॉपर अपडेट्स लाने पड़ेंगे, प्रॉपर बग फिक्सिंग्स करनी पड़ेगी। ये फाइनल स्टेज होती है और इम्प्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके हमारी ये 7 स्टेप्स खत्म होते हैं। 7 स्टेप्स बहुत इजी थे, एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। अब बात आती है ई गवर्नेंस जर्नी इन इंडिया फ्रॉम 1990 सेंचुरी टू टिल दैट डेट। ये आपकी नॉलेज के लिए भी होना चाहिए कि 1990 सेंचुरी से लेके अभी तक हमारे देश के अंदर
जो ई नेटवर्क है, वो ई कॉमर्स है, उसका क्या ई गवर्नेंस जो है उसकी क्या जर्नी रही थी इंडिया के अंदर। तो सीधी सी बात है, जब हमारे देश के अंदर 1990 सेंचुरी से लेके 2000 तक हमने तो ये देखा था, 10 साल तक हमारा सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर आया था और कंप्यूटर पे काम किया गया था। ई गवर्नेंस मीन्स यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विस टू सिटीजन, बिजनेस एंड डिपार्टमेंट्स. In India, the journey of e-governance started slowly in the 19th century and has now become a major part of public administration. इसका मतलब ये है, आज के टाइम में एक छोटे से छोटा काम जो है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव का हर एक काम जो है वो ई ऑनलाइन किया जा रहा है, सारा का सारा ई इलेक्ट्रॉनिकली किया जा रहा है। तो ये हमारा जर्नी बता रहा है कैसे क्या हुआ था। चलिए जानते हैं, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं 1990 सेंचुरी में क्या हुआ था। 1990 सेंचुरी के अंदर क्या हुआ था, सबसे पहले कंप्यूटर आया, ठीक है। द गवर्नमेंट बिगेन यूजिंग computers in offices and record keeping payroll and data storage. This was beginning of digital administration. तो ये पहले आया था, पहली बार कंप्यूटर आया। कंप्यूटर पे कुछ चीज़ें हमने स्टोर करना स्टार्ट किया, डेटा को स्टोर किया, सैलरी वैली जो रिकॉर्ड्स होते हैं छोटे मोटे रिकॉर्ड्स किए। लेकिन 1990 सेंचुरी और अर्ली 2000 से पहले इनके बीच में क्या हुआ, इस बीच में क्या हुआ, इंटरनेट चला तो सही, लेकिन इंटरनेट आया और इंटरनेट बहुत स्लो चला, एक्सपेंड किया गया लेकिन उतना कामयाब नहीं था। रेलवे बुकिंग में यूज़ करते थे, लैंड रिकॉर्ड्स में यूज़ करते थे, लैंड रिकॉर्ड करना, किसकी किसके नाम पे लैंड है, इनकम टैक्स फिलिंग के लिए यूज़ करना, ये सब ऑनलाइन आ चुके थे, लेकिन वो इतना तेज़ी से नहीं था। लेकिन 2006 में क्या हुआ, 2006 में क्या हुआ, ए मेजर स्टेप कम इन 2006, यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेप लिया गया। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान विच एम टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विस इलेक्ट्रॉनिक इन स्ट्रक्चर्ड वे। सारी की सारी गवर्नमेंट, ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्विस जो थी वो ऑनलाइन कर दी गई 2006 में। लेकिन 2014 में तो कमाल हो गया भाई, ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया और इसके जरिए क्या किया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ मोस्ट ऑफ चीज़ें ऑनलाइन होगी। जैसे कि मान लो, इट फोकस ऑन डिजिटल असेस, ऑनलाइन सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज एंड डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, सारा इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था कब, 2014 में। लेकिन आज के टाइम में तो क्या है, हर एक चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो चुकी है। डिजी लॉकर, उमंग, आधार बेस्ड सर्विस, ऑनलाइन टैक्स सिस्टम, सब कुछ, इवन सब कुछ चीज़ें जो है वो हमारी कन्वीनियंट हो चुकी है, हमारे लिए ईजी हो चुकी है ये सब करना, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमारे ये कुछ क्वेश्चंस थे, दो क्वेश्चन, ये ए और बी पार्ट था जो कि कंप्लीट हो गया, ठीक है, दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन HTTP एंड HTTPS के बारे में, ठीक है। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और HTTPS कुछ नहीं होता, उसके पीछे सिक्योर वर्ड लग जाता है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं, चलिए जानते हैं क्या होता है, ठीक है। HTTP एंड HTTPS, क्या होता है HTTP एंड HTTPS? देखो कुछ नहीं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को HTTP कहते हैं, बस इसके पीछे सिक्योर लगा दो, HTTPS हो जाता है। दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है कि आप इंटरनेट पे आपके और वेबसाइट के बीच में जो प्रोटोकॉल होता है वो HTTP होता है। मीन्स आप क्या करते हो, किसी ब्राउज़र पे आप जाते हो, किसी वेबसाइट पे ब्राउज करते हो, उसे सर्च करते हो, तो सर्च करके वो आपको उस वेबसाइट तक लेकर जाता है। ये काम किसका होता है, HTTP का होता है। लेकिन बात ये होती है, इसमें डेटा आपके सिक्योर नहीं होते। हो सकता है कि आप जो भी ब्राउज़र कर रहे हो और उस पर जो भी पासवर्ड आप डाल रहे होते हैं, वो पासवर्ड हैकर्स जो होते हैं वो देख लेते हैं। लेकिन अगर मान लो हैकर्स किसी पासवर्ड को नहीं देखना चाह रहे हैं, नहीं देख पाते हैं, तो वो HTTPS कहलाता है। चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। देखिए, इन मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड वेब बेस्ड कॉमर्स प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड रूल्स फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस द इंटरनेट। इट इज, अब HTTP के बारे में समझते हैं। इट इज द फाउंडेशनल प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इट डिटरमाइंस हाउ मैसेज आर फॉर्मेटेड, स्ट्रक्चर्ड एंड ट्रांसमिटेड, एज वेल एज what action web servers and browsers should take in response to specific commands। आप क्या चाहते हो,
आप क्या ढूंढ रहे हो, आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सारी चीजें कहाँ तक वेबसाइट तक जो पहुंचाने का काम करती है वो सारा का सारा किसका होता है, HTTP का। लेकिन ये सिक्योर नहीं होता, ठीक है, फाउंडेशनल होता है। अगला देखते हैं HTTPS की बात करते हैं। इट इज हाईली सिक्योर, ये पूरी तरह सिक्योर होता है। आपका पासवर्ड कोई नहीं देख सकता, जैसे कि OTP आपके मोबाइल पे आ रहा है तो कोई दूसरा नहीं देख पाएगा। अब मान लो आपने अपने ATM कार्ड मशीन में ATM डालते हो तो उस पर जो OTP डालते हो वो आपको पता है लेकिन दूसरा कोई देख नहीं सकता, तो वो HTTPS के थ्रू सिक्योर किया जाता है। आगे देखते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, डिफरेंसेस समझते हैं। HTTP का भाई पहला डिफरेंस तो सबको पता है, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, ठीक है। दूसरा भाई सिक्योरिटी लेवल क्या होती है, भाई ये इनसिक्योर होता है, ये इनसिक्योर होता है और ये सिक्योर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं जो बाकी ये सारे हैं डिफरेंस, ये सब आप रट्टा मार सकते हो, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। जो मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें हैं। इसमें HTTP का यूज़ किया जाता है, इसमें HTTPS का किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी एप्लीकेशन होता है ये, और ये सेकेंडरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तीसरे का बी पार्ट देखते हैं। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विद एग्जांपल। भाई अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, कितने सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होती है ये सब समझेंगे। पहले आपको समझना है सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होता क्या है। देखिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे एप्लीकेशन से लेके सॉफ्टवेयर से लेके हर चीज डेवलप की जाती है, सॉफ्टवेयर जो कि फिजिकली कंप्यूटर के साथ आपको इंटरकनेक्ट करती है। अगर सिंपल सी बात है, आपको एक कंप्यूटर ला के दे देते हैं और कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन रन नहीं हो रही है तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, तो एप्लीकेशन जो रन होगी वो किसके थ्रू होगी, सॉफ्टवेयर के जरिए। तो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का मतलब है कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या प्लेटफॉर्म होते हैं, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो उसमें Windows 7, Windows 10, Windows 11 आता है ना, तो बेटा वो भी एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो कहते हैं। मैकबुक खोलते हो तो मैक OS आता है, लिनक्स होता है, यूनेक्स होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू काम करती है। अगर आप किसी भी कंप्यूटर पे काम करना चाहते हो तो उस कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप किसी भी कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इज अ बॉक्स, लाइक अ बॉक्स, ओनली बॉक्स। The operating system constitute the foundational layers of software execution. They hold direct command over a system physical resources such as CPU, cycle, memory, allocation, storage, and बाकी hardware devices, and offer standardized background routine for user application। ठीक है, आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं इसको। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स जो होते हैं वो मिलकर एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं। एप्लीकेशन कैसा बनाते हैं भैया, एप्लीकेशन जो है जैसे कि मान लो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। कुछ डी जैंगो की मदद से की जाती है, कुछ जावा के थ्रू से, कुछ C++ के थ्रू। तो इन सब के थ्रू जो हम कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हैं, ये सारा हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म कहा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, बेटा क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है समझ लो। पहले बात, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जहां पर इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है, ठीक है, आप उसको ले रहे हो, या मान लो आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव रखना चाहते हो, ठीक है, और उसे कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो अपना पासवर्ड डाल के। जैसे कि आपने देखा हो गूगल ड्राइव, अगर आप कहीं फ़ोन में सेव करते हो तो उस फ़ोन के अंदर रहता है, लेकिन आप ड्राइव पे जाके सेव करोगे तो आप फ़ोन चेंज हो जाएगा, तभी भी आप जैसे मेल ID डालोगे, पासवर्ड डालोगे, तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपने ड्राइव पे सेव की होगी। यही क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म होता है, इसी को क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। आगे देखते हैं, फिर हमारा आता है ई कॉमर्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। भाई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो सभी जानते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, चीज़ों को बेचते हैं, खरीदते हैं, सर्विस देते हैं, सर्विस लेते हैं। ये सारी चीज़ें जिस जिस प्लेटफॉर्म पे की जाती है उसी को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहते हैं, ठीक है। जैसे कि शॉपी, एडोब कॉमर्स, वो कॉमर्स, बिग कॉमर्स, ये सब चीज़ें।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है और डेटा को स्टोर करके डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। ओरेकल डेटाबेस, माई सीक्वल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर, ये सारी चीज़ें होती है। इसके थ्रू हम डेटा को फिल्टर करते हैं, क्लीन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ये सारे काम कहाँ पे होते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म पे होते हैं। सोशल मीडिया एंड कंटेंट डिसमिनेशंस प्लेटफॉर्म, ये तो आप सभी जानते हो। ये सोशल मीडिया क्या होता है? सोशल मीडिया वो होते हैं जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाते हो, ठीक है, इसे सोशल मीडिया कहते हैं। दिस मैसिव इंटरेक्शन इकोसिस्टम अलाउ इंडिविजुअल एंड ब्रांड टू कंस्ट्रक्ट डिजिटल फुटप्रिंट्स, ब्रॉडकास्ट मल्टीमीडिया असेट्स एंड नेटवर्क ग्लोबली फॉर मॉडर्न। आप यहाँ से चाहते हो दूसरी कंट्री तक या अपनी कंट्री के अंदर सब लोगों तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुँच सके, हमारे बारे में पता चल, किसी प्रोडक्ट के बारे में जा सके, आपके बारे में जा सके, तो आप किसका यूज़ करोगे? सोशल मीडिया का या कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म का यूज़ करोगे। इसके लिए एग्जांपल दिए हुए हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये हमारा सेट खत्म हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डिस्कस इट्स फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटेलर्स एंड बायर्स। देखो, पहली तो बात, ई टेलिंग होती क्या है? ई टेलिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी बिजनेस डायरेक्टली किसी भी कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है किसी चीज़ को बेचने और ख़रीदने के लिए। तो जब बिजनेस सीधा कस्टमर से मिलता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग या ई टेलिंग का नाम दिया जाता है। ई टेलिंग का मतलब होता है ऑनलाइन तरीके से बिजनेस जो है वो कस्टमर से मिलता है, लेकिन ऑनलाइन वे में। जैसे कि फ्लिपकार्ट एक बिजनेस है और वो कस्टमर तक सामान पहुंचा रहा है, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसको जो चीज़ें खरीदनी है वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहा है। इसी को ई टेलिंग कहते हैं। चलिए देखते हैं। ई टेलिंग is a form of e-commerce where business sell product or service directly to individual customer through the internet. It is similar to traditional retailing, but the entire process, product display, ordering, payment and delivery is done online. सारा का सारा काम ऑनलाइन होगा, ठीक है। बात करते हैं इसके फीचर्स की। सर, इसका फीचर्स क्या होता है? पहला फीचर्स क्या होता है? ऑनलाइन स्टोर फ्रंट। आप सीधी सी बात है, प्रोडक्ट और डिस्प्ले जो है आपको ऑनलाइन देखना पड़ता है, आप जाके फिजिकली उसको टच नहीं कर सकते। आपको क्या करना है? फिजिकली तो जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, बहुत सारी झंझट होगी। घर बैठे बैठे ही आपको सारा डिस्प्ले पे दिख जाएगा, उसके फीचर्स से लेके उसके प्राइस तक हर चीज़ मिल जाती है। वाइड प्रोडक्ट रेंज दूसरा होता है। वाइड प्रोडक्ट रेंज का मतलब होता है सारे तरह के प्रोडक्ट जो है वो एक ही स्टोर में मिल जाएंगे। 24/7 अवेलेबिलिटी, इसका मतलब है कस्टमर कभी भी किसी भी चीज़ को खरीद सकता है कहीं भी रह के। इजी सर्च एंड फिल्टर, फिल्टर लगा सकते हो प्राइस को लेके, साइज को लेके, ब्रांड को लेके, ये सब बातें हो सकती है। सिक्योर पेमेंट, पेमेंट भी सिक्योर होती है। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, देखा होगा आपने पेमेंट के, कैश ऑन डिलीवरी, यूपीआई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती है, वॉलेट, सीओडी, ये सब चीज़ें जो आती है ये सिक्योर पेमेंट ऑप्शन होती है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। होम डिलीवरी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे सारा सामान आपके डोर स्टेप पे आ जाएगा। दूसरा, कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर को अगर कोई भी दिक्कत होती है पेमेंट से लेके डिलीवरी से लेके हर चीज़ को, वो कस्टमर को सीधा कॉल कर सकता है। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। आप जाओगे, फिर उसके बाद घर जाओगे, सामान खराब निकल गया तो दोबारा जाना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा, बहस होगी फालतू की, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। रिव्यू एंड रेटिंग, आपको अच्छा लगेगा तो आप अच्छी रेटिंग दो उस एप्लीकेशन को, उस प्लेटफॉर्म पे जो भी चीज़ें खरीद रहे हो उसको। साथ के साथ आपको डिस्काउंटिंग भी मिलेगा, ऑफर्स मिलेंगे, ऑर्डर ट्रैक कर सकते हो, आपका ऑर्डर कहाँ पे तक पहुँचा है ये सब चीज़ें भी देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं हम एडवांटेज की। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। रिटेलर्स की क्या एडवांटेज होता है? पहला एडवांटेज, ग्लोबल रीच। इसका मतलब बहुत कहने का मतलब है कस्टमर जो है वर्ल्ड वाइड लेवल पे चीज़ों को सेल कर सकता है। लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। नो नीड फॉर फिजिकल स्टोर स्टाफ एंड इंटरमीडिएट्स, कोई बीच में नहीं होगा, कोई स्टाफ नहीं होंगे, कोई स्टोर्स नहीं होंगे, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोर कस्टमर, अट्रैक्ट मोर बायर्स थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग, आजकल सारे के सारे ऑनलाइन मार्केटिंग कोई कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कस्टमर होते हैं वहाँ पे। डेटा एनालिटिक्स, इसका मतलब है कस्टमर की डेटा के बारे में स्टडी करना, कस्टमर को क्या चीज़ पसंद आ रही है, कितना प्राइस पसंद आ रही है, ये सब चीज़ें जो होती है वो डेटा एनालिटिक्स के थ्रू होती है। इजी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत इजी होता है, यहाँ पे सारा का सारा डिजिटल सिस्टम के थ्रू होता है, इसलिए बहुत इजी है।
अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें खुली हुई है, बहुत सारे लोग हैं, हाई कंपटीशन है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग में पैसा बहुत लगता है क्योंकि वेबसाइट बनानी होती है, साथ के साथ क्या नाम है, मार्केटिंग करनी होती है, लॉजिस्टिक करनी होती है, ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ज़्यादा लगती है लेकिन बाद में कम हो जाती है, आगे हम लोग समझते हैं। फिर उसके बाद टेक्निकल इशू होता है, वेबसाइट कई बार क्रैश हो जाती है, कई बार पेमेंट फेलर्स हो जाते हैं, हैकिंग्स, ये सारी चीज़ें लगी रहती है, ये टेक्निकल इशू है। डिपेंडेंस ऑन डिलीवरी पार्टनर, अगर भाई साहब डिलीवरी नहीं हो, पार्टनर नहीं होगा तब तक चीज़ें तुम्हारी वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, डिलीवरी बॉय को बना के रखना पड़ता है। रिटर्न एंड रिफंड प्रॉब्लम्स, रिटर्न जब कोई कर देता है तो वो सामान में रिफंड करना पड़ता है, पैसे हमें कई बार लॉस उठाने पड़ जाते हैं। फिर आता है बायर्स, बायर की बात की जाए, बायर क्या होता है, कन्वीनियंस होता है, शॉप फ्रॉम होम टू एनी टाइम, कभी भी कोई सामान ले सकता है, शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे सब कुछ मंगा सकता है। वाइड चॉइस, मैंने ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन वन प्लेस, वही वाली बात करें, एक ही दुकान पे सब कुछ मिल जाएगा, चल भाई। इजी टू कंपेयर, प्राइस को कंपेयर कर सकता है। गेट ओनली ऑनलाइन ओनली डील्स एंड प्रमोशंस, डिस्काउंट और ऑफर्स, ऑफर्स के लिए कंपनियां आपको डिस्काउंट्स देगी अपने क्या नाम, प्रमोशन के लिए। सेव टाइम एंड एफर्ट, आपको जब दूर जाओगे नहीं, घर बैठे बैठे सब कुछ करोगे तो आपका टाइम सेव होगा। अब बायर्स के लिए क्या डिसएडवांटेज होता है, नो फिजिकल इंस्पेक्शन, आपका सामान कैसा है कैसा नहीं है छू कर देख नहीं सकते, इसलिए ये इंस्पेक्शन तो भूल ही जाओ। दूसरा डिलीवरी डिले, कई बार डिलीवरी लिखा कुछ हो रहा है और आता कुछ है, डिले हो जाता है। रिस्क ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि कई फेक वेबसाइट अपनी वेबसाइट सेम टू सेम होती है, प्रोफेशनल वेबसाइट ही इधर है और उस पर सामान सस्ता दिखा के लोगों से पैसे स्कैम करती है। रिटर्न हैसल्स, रिटर्न प्रोडक्ट्स में भी डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग, कई बार चीज़ों को आप रिटर्न करोगे तो कई टाइम लगा देते हैं आने में। इंटरनेट डिपेंडेंसी, बिना इंटरनेट के कोई काम नहीं हो सकता। चलिए ये सब होने के बाद हम लोग आते हैं, व्हाट आर साइबर क्राइम, स्टेट वेरियस काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम अकरिंग दीज डेज। आप जानते हैं साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम जो होता है वो इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। बेसिकली देखा जाता है जब आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर कुछ लोग आपके डेटा को हैक कर लेते हैं, आपके डेटा यानी आपकी इंफॉर्मेशन को अपने पास रख लेते हैं और जिसको मिसयूज़ करके वो आपके साथ कुछ चीज़ों का हार्म्स कर देते हैं, यही साइबर क्राइम होता है। तो साइबर क्राइम आर इलीगल एक्टिविटीज डन यूजिंग कंप्यूटर्स, द internet net or any digital device. In simple words, any crime that involves technology as a tool, target or place is called a cyber crime. टेक्निकल टेक्निकल तरीके से अगर आपके साथ कोई भी क्राइम किया जा रहा है वो सारे साइबर क्राइम्स होते हैं। साइबर क्राइम्स कितने तरह के होते हैं आजकल जो साइबर क्राइम चल रहे हैं वो कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है हैकिंग। हैकिंग का मतलब होता है ये अनऑथोराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। इसका मतलब ये है आपके कंप्यूटर और सिस्टम या मोबाइल को जब क्या करते हैं उसके नेटवर्क को हैक कर लिया जाता है, मतलब उसको अपने अंडर में ले लिया जाता है, उसे हैकिंग कहते हैं। फिर कहा था फिशिंग्स, फिशिंग्स स्टीलिंग पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ ट्रस्टेड एंटिटी। आपने एक ट्रस्टेड आदमी के पास रखा है, उसी ने क्या किया कोई इन्फॉर्मेशन आपकी चुरा ली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, यूजिंग समवन पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर फ्रॉड, अगर आप किसी की इंफॉर्मेशन जो है वो आप पर्सनली वो कर रहे हो, आइडेंटिटी वो कर रहे हो, तो वो भी एक साइबर क्राइम के अंदर आता है। ऑनलाइन बुकिंग फ्रॉड, कई बार देखा होगा आपने जब ऑनलाइन बुकिंग कर रहे होते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, सॉरी ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड का मतलब होता है जैसे कि आपके पास आते हैं ना कि कॉल आते हैं कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं, आपके ओटीपी आएगा ये वो, और आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। इलीगल एक्सेस टू बैंक अकाउंट टू स्टील मनी, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकालना, ठीक है। क्रेडिट डेबिट कार्ड फ्रॉड, यूजिंग स्टोलन कार्ड डिटेल्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कई बार आपके कार्ड खो गए हैं, उस कार्ड में आपका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं। मालवेयर अटैक्स, वायरसेस, वॉर्म्स, रैंसवॉर्म्स, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। ये बहुत सारे आपके साइबर क्राइम के जो आजकल साइबर क्राइम हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। इतना आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना होता, ठीक है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें से 10-12 जो है वो आप लोग पढ़ लेना, काफ़ी होते हैं, ठीक है। इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 20 हैं, 20 में से 10 भी करोगे, ठीक है। व्हाट इज साइबर फोरेंसिक, एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जांपल। साइबर फोरेंसिक क्या होता है? देखो जो कंप्यूटर फोरेंसिक होता है
जिसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है, क्लासीफाइंग किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, एनालाइजिंग किया जाता है, प्रिजर्विंग डिजिटल एविडेंस फ्रॉम कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइस, नेटवर्क और अदर डिजिटल सोर्स इन स्पेसिफिक एंड लीगल वे। अगर लीगल वे से आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, कोई भी एविडेंस होते हैं कंप्यूटर से, मोबाइल से, डिवाइस से, इन सब जगह से आप इस प्रोसेस को यूज़ कर रहे हो, इसी को साइबर फोरेंसिक बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ साइबर फोरेंसिक, एग्जाम्पल क्या होता है? पहला होता है ईमेल इन्वेस्टिगेशन। ईमेल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि जो भी ईमेल्स पे हेडर्स, कंटेंट्स एंड अटैचमेंट टू फाइंड थ्रेड्स, फ्रॉड और फिशिंग अटैक्स, ये सारी चीज़ें जो होती है इन सबको इन्वेस्टिगेट करना। डेटा रिकवरी, ठीक है। डेटा रिकवरी क्या होती है? डेटा रिकवरी का होता है रिकवरी डिलीटेड और लॉस्ट फाइल, डॉक्यूमेंट्स और डेटा फ्रॉम हार्ड डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। अरे भैया तुमको क्या हो गया, लाइन पे लाइन खींच जा रही हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। वेबसाइट फोरेंसिक होगी, मोबाइल फोरेंसिक होगी, नेटवर्क फोरेंसिक होगी, इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज एंड एविडेंस कलेक्शन हो गया। तो ये सारे कुछ फोरेंसिक होते हैं, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये तो आपको आता ही होगा, एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। और ये ऐप बेस्ड बिजनेस और वेब बेस्ड बिजनेस, ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई ना, उन्हीं सबको ये डिफरेंसेस में दिखा रहा है। ट्रेडिशनल पेमेंट वर्सेस ई पेमेंट, ई पेमेंट में क्या फ़र्क है, ट्रेडिशनल में क्या फ़र्क है, निफ्ट और आरटीजीएस और आईएमपीएस क्या होता है, विंडोज़ और लिनक्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आप खुद से कर लीजिएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल फॉर ईच। ई ऑक्शन आर ऑनलाइन रियल टाइम डायनेमिक नेगोशिएटर्स बिटवीन अ बाइंग कंपनी एंड प्री क्वालिफाइड सप्लायर। तो हम ई ऑक्शन के बारे में देखें। ई ऑक्शन होता क्या है, ध्यान से देखना बच्चे। ई ऑक्शन का मतलब होता है एक कंपनी है और एक सप्लायर है। सप्लायर क्या कर रहा है, अपनी चीज़ों को बेच रहा है और यहाँ पे बोली लगाई जा रही है। कंपनी क्या कर रही है, उसकी बोली लगा के उस चीज़ को अपने अंडर में ले लेती है और उसके बदले में उसको पेमेंट करती है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है ई ऑक्शन। ई ऑक्शन इज ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस conducting over the internet in real time. It allows a buying company to invite pre-qualified supplier to bid for goods or services. जो ये pre-qualified suppliers होते हैं, इन्हीं के गुड्स की बोली लगाई जाती है और बोली लगाने वाली कौन होती है, कंपनीज होती है। The system display live bids or instantly updates at the price, enable supplier to compete dynamically. This result is better price transparency and efficiency. अगर कोई सामान अपने बेचने चाह रहा है तो उस सामान के बारे में पूरा रेट से लेके हर चीज़ लिखेगा और उसकी लास्ट में बोली लगा के जो कंपनी होगी वो उसको टेक ओवर कर लेगी। की पॉइंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला की पॉइंट्स ध्यान से देखिएगा। की पॉइंट्स क्या होते हैं? एंटायर ऑक्शन प्रोसेस इज कंडक्टेड ओवर इंटरनेट। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे इंटरनेट पे देख सकते हो। बेट्स आर प्लेस एंड अपडेटेड इंस्टेंटली, रियल टाइम होता है, ये हमेशा क्या करते हैं, इसको अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। आगे डायनेमिक, प्राइसेस चेंज कंटिन्यूसली बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिंग बिड्स, जैसे जैसे बोली लगती है वैसे वैसे प्राइस बदलते जाते हैं। नेगोशिएशन, सप्लायर ट्राई टू ऑफर द बेस्ट प्राइस टू विन द डील। सप्लायर चाहेगा कि मेरा सामान जल्द से जल्द बिक जाए, इसलिए वो सही प्राइस देना चाहेगा। प्री क्वालिफाइड सप्लायर्स, ओनली रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड सप्लायर कैन पार्टिसिपेट, सभी नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, सिर्फ जो सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड है वही कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होते हैं? कॉस्ट सेविंग, ट्रांसपेरेंसी, वाइडर रीच, फास्टर डिसीजन मेकिंग, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ नहीं छुपाया जाता। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, टाटा स्टील नीड्स अ परचेज रॉ मटेरियल, इट इनवाइट्स प्री क्वालिफाइड सप्लायर to an e-auction. All suppliers log in and place their bids in real time. The system shows the lowest bid at every moment. Supplier भी offer the lowest price and wins the contract. क्लियर है यहाँ तक? अब ड्रॉप शिपिंग के बारे में ये बात करते हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, हम एक कस्टमर को ढूंढते हैं, ठीक है, और एक बीच में सप्लायर होता है, ऑनलाइन एक रिटेलर होता है, सेलर होता है। सेलर क्या करता है, कस्टमर से सामान बुक करवाता है और जैसे बुक आता है तो इस सप्लायर को भेजता है, सप्लायर वो सामान सीधा कस्टमर तक भेज देता है, ठीक है।
और फिर ये कस्टमर जो है वो इसको पेमेंट कर देगा। ध्यान से देखना, ये जो बंदा है, ये इंसान जो है, ये इंसान नहीं जानता मैन्युफैक्चर को, बिल्कुल नहीं जानता ये। और ये किसको जानता है? ये सिर्फ जानता है किसको? ऑनलाइन रिटेलर को। तो ऑनलाइन रिटेलर इससे बुकिंग ले लेगा, बुकिंग लेने के बाद जो सामान होगा वो मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट इसको डिलीवर कर देगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ, इसी को ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, जब बिना पैसा लगाए सब कुछ अपना काम सामान बिक रहा होता है, खरीद रहा होता है। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग इज एन ई कॉमर्स फुलफिलमेंट मेथड इन विच द ऑनलाइन रिटेलर डज नॉट कीप द प्रोडक्ट इन स्टॉक। उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, कोई स्टॉक नहीं होगा। इंस्टेड व्हेन ए कस्टमर प्लेस एंड ऑर्डर, द रिटेलर फॉरवर्ड द ऑर्डर डिटेल्स विद सप्लायर और होलसेलर who ships the product directly to the customer. The retailer never handles the product physically। ठीक है, सारा का सारा कुछ जो है वो लोग खुद देख लेते हैं, सारा सामान भेज देते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स क्या होता है? नो इन्वेंट्री, रिटेलर डज नॉट कीप प्रोडक्ट्स इन स्टॉक। ठीक है, पहला पॉइंट ये होता है, ड्रॉप शिपिंग में किसी स्टॉक को कहीं स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है सप्लायर शिप्स। सप्लायर शिप्स का मतलब है शिप द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू दी कस्टमर। आपको सामान ड्रॉप शिपिंग में क्या करना होता है? यहाँ से वहाँ सप्लायर मतलब शिप के जैसे सामान मंगाना होता है। कॉस्ट इफेक्टिव, नो नीड फॉर वेयर हाउस स्टोरेज एंड हैंडलिंग। ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होती है। जब ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होगी तो कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं। आगे देखने के बाद क्या होता है? वाइड प्रोडक्ट रेंज, रिटेलर कैन सेल मैनी प्रोडक्ट विदाउट स्टॉकिंग देम। ठीक है, फोकस ऑन मार्केटिंग एंड सेल्स, रिटेलर कैन फोकस ऑन मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड कस्टमर सर्विसेज। इस पर ध्यान देता ज़्यादातर वो। डिपेंडेंस ऑन सप्लायर, टाइमली डिलीवर एंड क्वालिटी डिपेंड ऑन सप्लायर। ठीक है, ये की पॉइंट्स होते हैं। अब की पॉइंट्स के बाद एग्जांपल दिए हुए हैं, एग्जांपल आप लोग नो डाउट देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये भी 7th क्वेश्चन भी खत्म होता है। 8th क्वेश्चन आप अपने आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये राइट शॉर्ट नोट्स है। ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग देख लीजिए, ये तो आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड वाइड के बारे में, साइबर सिक्योरिटीज के बारे में, मालसियस सॉफ्टवेयर एंड इट्स के टाइप के बारे में, पेनल्टी एंड एडजक्शंस के बारे में, प्रोसेस ऑफ इनक्रिप्शंस इन डिजिटल सिग्नेचर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत खुद भी कर लो 8वां। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। साथ के साथ सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे दूसरी वीडियो आए। दूसरी वीडियो में बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा और सारा एक्सप्लेन करूँगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, थैंक यू सो मच।